हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज बताने वाली हूँ आप लोगों को हिंदी साहित्य के नामकरण की समस्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना था, क्योंकि वे इस काल विधि में वीरगाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर चले थे। लेकिन हमने जिन आधारों पर चलकर 769 ईस्वी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल माना है, उनसे वीर गाथा प्रवृत्ति की प्रधान अस्वीकृत हो जाती है। अतः शुक्ल जी द्वारा दिया गया वीर गाथा काल नाम भी उचित नहीं रह जाता। अन्य कई विद्वानों ने पहले भी इस नाम पर आपत्ति की है। अतः अब प्रश्न यह है कि आदिकाल को किस नाम से पुकारा जाए। जहाँ तक अन्य विद्वानों के मतों का प्रश्न है, वे इस चारण काल ग्रेसन ने दिया है, प्रारंभिक काल मिश्रबिंदुओं ने, आदिकाल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसलाल संधि काल एवं चारण काल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा सिद्ध सामंत काल, राहुल वीर काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि कई नामों से पुकारते हैं। ग्रेसर से पूर्व भक्तमाल 84, वैष्णव की वार्ता 292 वैष्णव की वार्ता आदि कतिपय कविवृत्त संग्रह लिखे गए थे, जिनमें काल विभाजन और नामकरण की ओर कोई दृष्टि नहीं गई। आधुनिक काल में फ्रांस के विद्वान ग्रासा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेतुर एदुई ए हिंदुस्तानी लिखा, जिसमें हिंदी उर्दू के 738 कवियों का वृत्त संग्रहित है। इसमें भी काल विभाजन और नामकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तासी के पश्चात मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किया ए शुरआई हिंदी नामक एक इतिहास लिखा, जिसमें प्रथम बार कालक्रम का तो ध्यान रखा गया, किंतु काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा नहीं की गई। हिंदी के सबसे अधिक कवियों का परिचय प्रथम बार ठाकुर शिव सिंह ने अपने शिव सिंह सरोज ग्रंथ में प्रस्तुत किया, जिसमें आदि का आकारादि क्रम अपनाया गया। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव के कारण काल विभाजन एवं नामकरण की समस्याएं उसमें भी नहीं आ सकी। वस्तुतः काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन ही है, किंतु उनका दिया हुआ चारण काल नाम नितांत अनुपयुक्त है। इस काल का समय तो 643 ईस्वी तक पीछे ले गए, किंतु उस समय की किसी चारण रचना या चारण प्रवृत्ति की रचना का वे उल्लेख नहीं कर सके। वस्तुतः इस प्रकार की रचनाएं 1000 ईस्वी तक मिलती ही नहीं। ग्रेसन के पश्चात मिश्रबंधुओं ने अपने मिश्रबंधु विनोद में 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया, जो एक सामान्य संज्ञा है। उसके पीछे भी किसी प्रवृत्ति आदि का आधार नहीं है। उन्होंने अपने विनोद में प्रारंभिक काल के पीछे हिंदी भाषा को अवश्य ध्यान में रखा है। इसलिए अध्यायों के अंतर्गत पूर्व प्रारंभिक हिंदी 643 ईस्वी से 1290 ईस्वी, चंद्र पूर्व की हिंदी 643 ईस्वी से 1143 ईस्वी तक, रासो काल 1143 ईस्वी से 1290 ईस्वी, उत्तर आरंभिक हिंदी 1291 ईस्वी से 1387 ईस्वी आदि नाम दिए, किंतु इन नामों में भी आदिकाल की कोई उपयुक्त संज्ञा नहीं बनती।
मिस्र बिंदुओं के इतिहास के पश्चात शुक्ल जी का इतिहास आदिकाल के लिए नामांकित आधार पर वीरगाथा नाम लेकर उपस्थित हुआ। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पत्ता तांत्रिक और योगमार्गी बुद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगता है। मंजू और भोज के समय संवत 1050 के लगभग में तो एशिया अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आदिकाल के इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हुआ। धर्म, नीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार के रचनाएं दोहे में मिलती है। इस अनादृष्टि लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब भी मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बांधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरियों या गाथाओं का वर्णन करते हैं। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से जान पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। निसंदेह शुक्ल जी ने जनता के चित्तवृत्तियों के साथ कवि के मनोवृत्तियों के परिवर्तन का आधार बनाकर वीरगाथा काल नाम दिया, जिसको तर्क संगत कहा जा सकता है, किंतु उसकी परिधि बहुत सक्रिय हो जाती है। 8वीं शताब्दी ईस्वी से आरंभ होने वाला वह साहित्य उससे छूट जाता है, जिसे भले ही शुक्ल जी ने सांप्रदायिक काव्य कहकर छोड़ दिया हो, किंतु जो हिंदी साहित्य का अनिवार्य अंग है, साथ ही खुसरो और विद्यापति तक भी वीरगाथा की प्रवृत्ति का विस्तार नहीं हो पाया। एक दूसरी बात यह भी है कि जिन रासो काव्यों को वीरगाथा काव्य माना जाता है, उनका वर्तमान रूप तो अप्रामाणिक ही है। कुछ आलोचक उन्हें सारांश में भी परवर्ती काल की रचनाएं सिद्ध करते हैं। अतः रचनाओं की संख्या गिना कर वीरगाथा काल के नाम सिद्ध नहीं किया जा सकता। शुक्ल जी ने यह तथ्य स्वयं भी स्वीकार किया है। इस काल की जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंगित है और कुछ संगित। असंगित सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृतिक भाषा, जैसे प्राकृतिक की रूढ़ियों से बहुत कुछ बुद्ध हिंदी में है। इससे स्पष्ट यह है कि वे स्वयं भी रासों ग्रंथों को वो संगीत सामग्री मानते हैं। उसी संगीत सामग्री में प्राप्त चित्तवृत्ति को आधार मानकर उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया, जिसे तर्कसम्मत किसे कहा जा सकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने शुक्ल जी के मत का समर्थन किया है, किंतु उसके अनुसार उन्होंने ग्रंथ में विषय का वर्णन नहीं किया। आपूर्ति प्रत्येक प्रवृत्ति का आदिकाल से आधुनिक काल तक का है विकास दिखलाया है। फलतः वे आदिकाल के नामकरण की समस्या से बच गए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी द्वारा दिए गए नाम से सहमत नहीं है। वे धार्मिक रचनाओं का भी साहित्य का अंग मानने का तर्क देते हैं। अतः जिन रचनाओं को शुक्ल जी सांप्रदायिक रचनाएं कहकर छोड़ दिए हैं, उन्हें द्विवेदी जी महत्वपूर्ण घोषित करते हैं। वस्तुतः शुक्ल जी का तर्क निराधार है, क्योंकि धार्मिक रचनाओं में यदि साहित्य का तत्व नहीं हो सकता, तब वे समस्त भक्तिकालीन साहित्य को धार्मिक काव्य होने के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास से निकाल देना पड़ेगा।
अस्तु वीर गाथाओं से इत्र काव्य भी जनता की चित्त वृत्ति का ही प्रतीक है तथा आदि